सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस वक्त जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उनमें से जो चंद सबसे ज़्यादा जहां दीदा, सबसे ज़्यादा घाग, सबसे ज़्यादा मुदब्बिर, या आप कह सकते हैं कि गर्म व सर्द दीदा, चूँकि इनका ताल्लुक सर्द इलाके से भी है और अभी इस वक्त पाकिस्तान के गर्म इलाके के ये गवर्नर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। बहुत शुक्रिया आपका सर। चौधरी साहब वाहिद सियासतदान है पाकिस्तानी नयाद, या पहले जब ये बरतानिया में थे कि जो बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन का हिस्सा रहे, और अब ये दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के गवर्नर हैं। और चूँकि पंजाब के गवर्नर हैं तो कहा जाता है कि जो पंजाब की सियासत में डूब जाए वो फिर कभी किनारे तक नहीं पहुँच सकता। तो पंजाब की सियासत पर इमरान खान साहब की सियासत का इन्हिसार है। गवर्नर साहब, आपको भी याद होगा, लेकिन हम लोगों को याद करवाते हैं कि तहरीक इंसाफ में जो आपकी शमूलियत की दो वजूहात थी, मुस्लिम लीग नून को छोड़, क्योंकि उन्होंने भी ओहदा आपको दिया था, यहीं बैठ के मैंने आपका इंटरव्यू किया था जब आप उनके गवर्नर थे। दो वजह से आप इमरान खान साहब से इंस्पायर हुए थे। एक ये कि इमरान खान कहते हैं कि मैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजबूत करूँगा। दूसरा, आप तहरीक इंसाफ से ये इमरान खान से इंस्पायर हुए थे कि इमरान खान कहते हैं कि मैं इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करूँगा, डिवॉल्व करूँगा पावर को। ना लोकल गवर्नमेंट को आपने चलने दिया, ना आपने कोई डेवोल्यूशन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, याद सही करवाया। मैं आपकी मेमोरी जो है इसलिए जब मैं समझता हूँ कि सियासत में बड़े सोच समझ के लफ्ज़ जो हैं कहे जाते हैं ताकि आइंदा आपको उनकी तरदीद ना करनी पड़े। तो मैं बिल्कुल आपसे ये बात एग्री करता हूँ कि जब मैं यहाँ पर गवर्नर था और मैंने एक लोकल गवर्नमेंट बिल जो था पंजाब गवर्नमेंट का, जिस पे मैंने दस्तखत किए, और जो केपी के गवर्नमेंट का था वो मैंने पढ़ा, तो उससे मुझे बिल्कुल वाज़े उस एक्ट से पता चलता था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो पावर को नीचे डिवॉल्व करना चाहती है, और नीचे फंड्स भी उन्होंने, आपको मालूम है, दिए। 30% फंड्स जो थे वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को दिए गए, और वही वजह है जिसकी वजह से हमने दूसरी दफ़ा इलेक्शन जो है खैबर पख्तूनख्वा में जीता। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की ये रवायत रही है कि वो एक दफ़ा ही मौका देते हैं, चाहे अच्छा, और 2/3 से तो कभी भी नहीं देते 2/3 से देते नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनको मौका दिया। एक तो उसकी रीज़न मैं ये समझता हूँ कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी। दूसरा जो था कि उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाई थी इंस्टीट्यूशंस में और उनको डीपोलिटिसाइज किया था, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो भी एक वजह थी मेरी तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने। यही दो चीज़ें हैं जो अब भी मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की ये विज़न है, हमारी पार्टी की विज़न है। और आपने देखा है कि जो पिछली तब्दीलियाँ पंजाब में आई हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमने कोशिश की है कि हम अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको एम्पावर करें, उनको डीपोलिटिसाइज करें, उनको बाइख्तियार करें। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी बाइख्तियार पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, कम से कम 70 सालों में मैंने नहीं देखा कि इतनी बाइख्तियार पहले थी। तो जो डीपोलिटिसाइज तो हमने कर दिया। अब हमने एक ये बैलेंस रखना है, क्योंकि अगर आप बाइख्तियार कर देते हैं ब्यूरोक्रेसी को और फिर ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिटिशियंस को साथ लेके नहीं चलती, तो उससे हम जो डिज़ायर रिज़ल्ट्स हैं वो हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप है। और मैं बड़ी इनकरेजिंग मिसाल देता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं 2 दिन पहले सियालकोट के दौरे पे गया। वहाँ पर एक तो मेरा कन्वोकेशन था, दूसरा एयरपोर्ट जो थी, जो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बनाई है, उसको मैंने विज़िट करना था। तो मैं हैरान था कि तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम जो लोग थे अपने बिजनेस कम्युनिटी के, एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ़ें कर रहे हैं।
वो कहते हैं हमारा डीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा डीपीओ बड़ा अच्छा काम, इसलिए कि वहाँ पर उन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप फोर्ज कर ली है, एक दूसरी की रिस्पेक्ट की बुनियाद पे उन्होंने लिहाजा कर लिया। और मैं आपको बताऊँ, मैंने 2 अदारों को फिर जाके खसूसी तौर पर देखा। एक जो वहाँ पर जो बना है पाकिस्तान ओवरसीज़ पंजाब कमीशन का दफ्तर है, वहाँ पर मैं गया और मैं हैरान हुआ कि सैकड़ों केसेस के फ़ैसले जो हैं स्पीडीली इस हमारी कमीशन की कमेटी जो है वहाँ पर हल करी। और सबसे बड़ी खुशी मुझे उस वक्त हुई जब मैं वहाँ के खिदमत सेंटर में गया, और वहाँ खिदमत सेंटर में 700-800 लोग जो हैं तकरीबन वहाँ पर बेनिफिट जो है डेली ले रहे हैं। किसी ने लाइसेंस बनवाना है, किसी ने करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, किसी ने कुछ करना है। ये 10-12 काम हैं जो लोगों के स्पीडी अंडर वन रूफ उनको मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब ये पार्टनरशिप जो हमने डेवलप की है, और मैंने एक बयान भी दिया जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई ब्यूरोक्रेसी के बारे में, लेकिन मेरा मैसेज ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं था कि हम समझते हैं कि आप कॉम्पिटेंट नहीं है, हम समझते हैं। मेरा ये उनको मैसेज ये था कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये लाखों वोट लेके आते हैं, इनके तावन से ही हम आगे चल रहे हैं। सर, जिस मुल्क में आपने बिजनेस किया, जिस मुल्क ने आपको पॉलिटिकल दुनिया की लाइमलाइट में लेकर गया, बरतानिया, जिसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ये सारा निज़ाम, ये घर भी, दफ्तर भी उन्होंने बना के दिया हमें। वहाँ पे कोई ये चीफ सेक्रेटरी है कोई बरतानिया में, कोई डिप्टी कमिश्नर कोई होता है लंदन में, कोई कमिश्नर? ये क्या नॉनसेंस है। इमरान खान ने कहा था इन सब का खात्मा करके ये मुहर्रर, ये थानेदार, ये क्या मतलब व्हाट नॉनसेंस इज ऑल दिस। ये आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की, लॉन्ग टर्म बात की कि इसको हमने किस तरीके से जो है इन चीज़ों को लिखे। मैं आपको बताऊं, जब अंग्रेज़ ने जो सिस्टम बनाया था ना, मेरी तो वो अंग्रेज़ जिन्होंने ये सिस्टम बनाया था उनसे भी बड़ी लंबी बात होती है उनसे। तो वो ये कहते हैं कि हमने ये जो सिस्टम बनाया था, हमने एक महकूम कौम पे हुकूमत करने के लिए बनाया था, ताकि इनको देखो ना, उन्होंने थाने भी खौफनाक जगहों पे बनाए हुए थे हैं जी, बड़े बड़े जो हैं हाउसेस, ये वो, ताकि लोगों को एक जो है बना के कि भाई ये तंतना होना चाहिए ना, लाट साहब ये वो। तो यकीनी तौर पे ये बात आपकी दुरुस्त है। वहाँ पर जो सिस्टम है, वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोई नहीं है, वहाँ पर एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक चीफ एग्जेक्टिव होता है, और चीफ एग्जेक्टिव के नीचे तमाम महकमे जो है अंडर लोकल गवर्नमेंट वो सारे चलते हैं, और चीफ एग्जेक्टिव भी जो है उसकी अपॉइंटमेंट भी लोकल गवर्नमेंट जो है करती है। और उसके अलावा जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, देखिए मैं आपको एक और बात बताऊँ, होलसेल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और डिबेट से नहीं घबराना चाहिए। हमारा एक सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि यहाँ स्टेटमेंट देने से डर लगता है कि इसको कंट्रोवर्सी बना देंगे, इसको नेगेटिव ले लेंगे, उसको क्या हो जाएगा। हालांकि हर चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए, पॉजिटिव डिबेट होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारी आबादी जो है उधर थी बरतानिया में 60 मिलियन 65 मिलियन लगभग है। वहाँ पर 40 पुलिस फोर्सेस हैं, 40 पुलिस फोर्सेस, उनकी अपनी अपनी काउंटी है, वहाँ अपना अपना वो काम कर रहे हैं। और एक जो इतना बड़ा सूबा है, 11 करोड़ की आबादी, पूरे मुल्क की आबादी 7 करोड़, आईजी कैसे चला सकता है? तो वो एक चैलेंजेस होंगे उसके लिए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके देखें, उन्होंने अपना जो हमारा बांग्लादेश है, जब मैं उसकी मिसाल देता था ना पहले, वो जी उसकी मिसाल क्या, मैं अपने एक साबका प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने पुलिस रिफॉर्म्स की बात की और मैंने बांग्लादेश कोट कर दिया गलती से। तो उन्होंने कहा कि अपना, मैं उस वक्त एमपी था, उसने कहा कि एमपी साहब मिसाल कोई बरतानिया की दें, यूरोप की दें, आप बांग्लादेश की मिसाल हमें दे रहे हैं। मैं कहा यार बांग्लादेश आपसे आगे जा रहा है, आप उस जैसे तो बन जाओ पहले, फिर बरतानिया की बातें बाद में होगी। मैं कहा बांग्लादेश आपसे आगे जा रहा है। बांग्लादेश में भी उन्होंने जब जो उनकी पुलिस है उनको उन्होंने चटागांग, ढाका, सिलेट उसमें तकसीम किया है, डिवाल किया है, तो उनसे उनकी जो कारकर्दगी है उससे बेहतर हुई। सर, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस में जो कांस्टेबल भर्ती होता है, पता नहीं अगर हम मेरी तस्दीक कर सकते हैं, मैं हूँ तो स्टूडेंट, वही लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का चीफ बनता है।
ये नॉन पीएसपी और पीएसपी, ये चौधरी और कमी की तकसीम जो आप लोगों ने बना रखी है कि ये एक नॉन पीएसपी जो बेचारा कांस्टेबल भर्ती होगा वो कभी भी आईजी नहीं बन सकता। एक डायरेक्ट ब्राह्मण है जो एएसपी भर्ती होता है, वार्टन एकेडमी से पढ़ के आता है। शायद आपको इस बात का इल्म है कि नहीं कि ये जो कांस्टेबल है कानून के तहत ये तफ्तीश नहीं कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनका काम अगर एएसआई या एसएचओ कहीं पर जाता है तो ये सिक्योरिटी उनकी करते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि इसीलिए उनका सिस्टम जो है परफेक्ट फंक्शन कर रहा है कि वो कांस्टेबल का मियार देख के जब उसको भर्ती करते हैं तो ये सोच के भर्ती करते हैं कि इसने इस फोर्स का चीफ भी बन सकता है। चीफ भी बनना है, बन सकता नहीं, बनना है, बन रहा है। हाँ। आप यहाँ देख लें, सिपाही भर्ती होता है, उसने कभी फिर हमने एएसआई रखा हुआ है, फिर हमने इंस्पेक्टर भी भर्ती की है, डायरेक्टर, फिर हमने डीएसपी भर्ती की और एक एएसपी आ जाता है वो लॉर्ड साहब बन के हमारे ऊपर हुक्मरानी करता है। ये ठीक बात है, इसमें हमें पुलिस कब करना है सर? मतलब हम 26 साल से हमें एक ट्रक की बत्ती वाली भाई अब अमीर अब्बास हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी हुकूमत आए हुए 1.5 साल भी नहीं हुए। आप हमसे जब बात करते हैं, जब तनकीद करते हैं, जब हम पे हमलावर होते हैं तो ऐसे करके होते हैं कि 30 साल से हम ही इस मुल्क पे हम तो कह रहे हैं इनिशिएट तो करें ना, इनिशिएट। अच्छा, अब चूंकि पुलिस की बात हो रही है, आप सूबे के आईनी सरबराह हैं, वसीम अकरम प्लस इंतजामी सरबराह हैं, आप आईनी सरबराह हैं। आईनी सरबराह की जिम्मेदारी है कि वो मेरे आईनी हुकूक, जिसमें सबसे पहला हक है मेरी लाइफ एंड प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन और मेरी डिग्निटी ऑफ लाइफ। जो सानिया साहिवाल हुआ है उसकी पहली बरसी भी 19 जनवरी को गुजर गई है, 13 माह हो गए हैं उस वाक़े को। बतौर आईनी सरबराह को गिल्ट आपको महसूस हो रहा है कि कातिल बाइज़्ज़त बरी हो गए और स्टेट की कनाइमन से बरी हुए? देखिए जी, पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं सिस्टम रॉटन है, ठीक है, हकीकी बात ये। देखिए 4 कंपोनेंट हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश, पुलिस। कोई भी केस होना है, चाहे किसी बड़े आदमी का है, छोटे आदमी का है, उसकी इब्तदाई तफ्तीश जो है वो एसएचओ लेवल या एएसए लेवल पे हो। अच्छा, उसके बाद सबसे पहला प्रॉब्लम आपका ये है कि उनके पास कॉम्पिटेंस नहीं है और वो तफ्तीश जो है नाकस होती है। उसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट है वो प्रोसिक्यूशन है। दुनिया में कहीं भी जब कोई मर्डर होता है या कोई डाका पड़ता है या कानून तोड़ता है तो फिर वो इंडिविजुअल का केस नहीं रहता, वो स्टेट का केस बन, क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, क्राइम अगेंस्ट स्टेट है। फिर वो अगर चाहे भी मुद्दई उसको माफ करना तो नहीं कर सकता, उस कानून में नहीं होता। मैं ज़रा मैं वहाँ नहीं ले सकता। सो प्रोसिक्यूशन वहाँ पे बहुत मजबूत है, प्रोसिक्यूशन जो है। और जज का इशू ये होता है दुनिया में, मैं जजों पे इसलिए तनकीद नहीं करता कि वो कंटेम्प्ट न लगा दें, मैं इसलिए ये कहता हूँ कि जज जो है उसने फैसला जो उसके सामने एविडेंस पेश किया है, जो एविडेंस अगर स्टैकअप नहीं होता तो जज किसी को सज़ा नहीं दे सकता। तो जब तफ्तीश नाकस होगी, जब प्रोसिक्यूशन नाकस होगी, फिर जज क्या करेगा? अच्छा, जज का यहाँ करना चाहिए उन्हें। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि केसेस में जो डिले है 10 साल, 15 साल, 20 साल, तारीख पे तारीख डालते जा रहे हैं। देखें किसी भी वहाँ पर हमारे स्कॉटलैंड में जब कोई मर्डर केस है ना, उस पे चार्ज लग जाता ना, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद 120 दिन के अंदर अंदर उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। और वहाँ पर ट्रायल फिर ये नहीं होता कि 10 साल तरीक़ें पड़ती हैं, एक तारीख पैगी। जब ट्रायल फिक्स होता है तो जज 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन उसके पूरे होते हैं कि इस सारे केस को मुकम्मल करना है, कंक्लूड करना। और फिर अगली बात यहाँ पर गवाह नहीं जाते। जब वहाँ पर गवाह नहीं जाता तो पुलिस उसको फिर अरेस्ट करके लाती है हथकड़ी लगा के। उसको पता है कि मैं गवाह हूँ तो मुझे आना है, कोर्ट का वक़्त जो है वो ज़ायक नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसी ख्वाब हैं जो मैं तो उन्हीं को इम्प्लीमेंट ख्वाब बेचे तो बहुत हैं आप नहीं, मैं अर्ज़ करूं कि ख्वाब हैं और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए ही मैं अपना सारा कुछ फैमिली को छोड़ के यहाँ आया हूँ कि जो मैंने वहाँ पर देखें। अच्छा, 37 साल का अरसा अमीर अब्बास का बड़ा अच्छा होता है। और मैंने वहाँ पर ग्लासगो सिटी काउंसिल रहा हूँ, मैं वहाँ पर 40 ऑर्गेनाइजेशंस का
जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनसे इन्वॉल्व रहा हूँ। और अल्लाह ताला का मुझ पे इतना बड़ा एहसान है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टरशिप ले लेता हूँ या जिसका मेंबर बन जाता हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं ऊपर उठा देता हूँ। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप स्कॉटलैंड से हैं, मुश्किलात हैं। स्कॉटलैंड से आपका, ग्लासगो का से आपका ताल्लुक रहा। स्कॉटलैंड पहले भी आज़ादी मांगता था, बरतानिया ने कहा ठीक है, किसी ने नहीं कहा कि मरसों स्कॉटलैंड ना डेसूं, ये स्कॉटलैंड हमारी माँ है, इसके ऊपर से कोई गुजरेगा तो हम चीर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है रेफरेंडम करवा लें, उसमें नहीं वो जीते। अभी फिर उन्होंने स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट के अंदर करारदाद डाल दी है कि जी हम फिर रेफरेंडम करवाना चाहते हैं। वहाँ पे लोग मुल्क से आज़ादी की बात भी करते हैं तो उसके ऊपर भी डेमोक्रेटिक तरीके से बहस होती है और उसके ऊपर प्रोसेस होता है। इमरान खान साहब 26 साल से नए सूबे, छोटे सूबे की बात कर रहे हैं, और जनूबी पंजाब के तो आपके मंशूर का हिस्सा था, और हज़ारा सूबे की बात थी। हज़ारा सूबे में 7वां साल है आपकी हुकूमत में। पहले बहाना यह था कि जी हम तो करना चाहते हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत है वो नहीं करने दे रहा। अब तो ऊपर खुद इमरान खान की हुकूमत है, नीचे भी हुकूमत, इधर भी हुकूमत, ना हज़ारा सूबा बन रहा है ना जनूबी पंजाब बन रहा है। फिर आप कहते हैं कि जी हमें टाइम दें। देखें, हमारी मैनिफेस्टो कमिटमेंट है, हमारे मंशूर का हिस्सा है, और पहली स्टेज पे ये किया गया है कि हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए सूबे का वहाँ पर सेक्रेटेरिएट जो है वो बना रहे हैं, ताकि असल बात तो पावर्स की है ना, डेवोल्यूशन ऑफ पावर है। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि हमें वहाँ पर सेक्रेटरीज़ हैं या आईजी है, वहाँ पर हमें इंतज़ामी सेंटर बना के, और उसके बाद हम जो है नाम डिक्लेयर ना करें। वो अब इलेक्शन, मुझे पता है कि वो आपकी मजबूरी है कि आप चाहते हैं कि अगर अभी बना दिया तो हमारे से ये हुकूमत भी छिन सकती है, इस असेंबली में हमारी नियत हो जाए। नहीं, ऐसी कोई सियासी मजबूरियाँ हमें अंदाज़ा है। मैं अर्ज़ करूँ, जब आपकी मंशूर होता है ना तो फिर सियासी मजबूरियाँ मैंने नहीं रखती। सियासी मजबूरियाँ में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ पर चूँकि उनके अपनी इश्यूज़ हैं, कोई कहता है कि बहावलपुर तो दोनों चाहिए, कोई कहता है कि बनना चाहिए अपना मुल्तान, तो एक कंसेंसस जो है मेरे अपने ख्याल में, क्या हर जगह 4-5 बना दिए जाए, कोई हर्ज नहीं। मैं तो सूबों के कभी भी खिलाफ नहीं, इंतजामी बुनियादों। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल बात यह है कि इसमें ये एक पार्टी का इशू नहीं है, ये तमाम पार्टियों का इशू है। ये तो मेरी तो ख्वाहिश होगी कि ये नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, तहरीक इंसाफ के लोग जो साउथ पंजाब के हैं, गिलानी साहब खुद कहते हैं वो इकट्ठे बैठे हैं। लेकिन असल में बात ये सियासत की नज़र कर देते हैं ना। आपको मालूम है यार, मैं 2013 में मैं खुद था जब नून वालों ने कहा कि जी बहावलपुर पंजाब असेंबली में करारदाद पास हुई थी, पंजाब पार्लियामेंट होगी, बहावलपुर का अपना सूबा होगा, बहावलपुर का अपना गवर्नर होगा, लेकिन बाद में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेरी साउथ के लोगों से जो बात हुई है वो इस मामले में सीरियस हैं और इस पर इंशाल्लाह प्रोग्रेस होगी। अच्छा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार साहब, हर दफ़ा आपसे लोग सवाल करते हैं। मेरा सवाल वो नहीं है कि वो क्यों है, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर कुछ खूबियाँ होनी चाहिए, या उसके अंदर पर्सनैलिटी, कैरिस्मा होना चाहिए जो इनमें नहीं है, या उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे होने चाहिए कि वो दुनिया को अपनी गुफ्तार से घेर ले, इनमें नहीं है, या उसके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स ऐसे होने चाहिए। इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़े, मोहतरमा ऑक्सफोर्ड से पढ़े, कोई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स इनके पास नहीं है। किसी प्राइवेट सेक्टर को गवर्न करने का कोई, जिस तरह असद उमर साहब एक प्राइवेट सेक्टर से आए, इनके पास कोई नहीं है। पब्लिक सेक्टर को गवर्न करने के क्रेडेंशियल्स इनके पास नहीं है। कोई एक क्रेडेंशियल तो बता दें कि आपने 11 करोड़ की आबादी, अगर ये आज़ाद मुल्क होता चौधरी साहब, ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता, आपने दुनिया के 12वें बड़े मुल्क पे कोई कन्विंस तो करें कि कैसे उस्मान बुज़दार, व्हाई, हाउ। देखें अमीर अब्बास, बात यह है कि हमारे मुल्क में जमहूरी सिस्टम है, पार्लिमानी सिस्टम। पार्लिमानी सिस्टम में मीडिया के लोग फैसला नहीं करते कि चीफ मिनिस्टर किसको होना है। पार्लिमानी निज़ाम में जो पार्टी का लीडर है वो फैसला करता है कि मैंने सूबे में किसको रिकमेंड करना है, और उसके बाद जो असम्बली के मेंबर होते हैं उन्होंने उस पर एतमाद का वोट देना होता है, जो उन्होंने एतमाद का वोट दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट पे जो स्टेक्स हैं
वो प्राइम मिनिस्टर के और सूबाई असम्बली मेंबरान के आपसे ज़्यादा है। सर ये तो बात आप तस्लीम करते हैं ना, लेकिन मेरी प्लीज़ बात मुझे कहना, क्योंकि ये हर दफ़ा ये सवाल आता है तो मैं इसको ज़रा चाहता हूँ कि ज़रा क्लैरिटी के साथ कह दूँ। जो हमारे सूबाई मेंबर हैं उन्होंने दोबारा इलेक्शन में जाना है, दोबारा इलेक्शन में लोगों ने वोट कारकर्दगी पे देना है जी। प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा इलेक्शन पे जाना है, प्राइम मिनिस्टर को वोट देना, कारकर्दगी के वोट देना है। और हर शख्स जानता है, प्राइम मिनिस्टर भी जानता है, हमारे सूबे के लोग भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क का उसी ने बनना है जिसने पंजाब से जीतना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये जो अकाउंटेबिलिटी की बातें आप दरअसल इमरान खान साहब को पैगाम भी दे रहे हैं इनडायरेक्टली। नहीं, ये नहीं बात पैगाम भी दे रहे हैं। नहीं कि आपने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, ये ठीक कर ले। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता हूँ उन्होंने नहीं, आपका स्टेक उनसे ज़्यादा तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा भी स्टेक उनसे ज़्यादा नहीं है। सबसे बड़ा स्टेक जो है सूबे का वो प्राइम मिनिस्टर का है, और उसके बाद जो सेकंड स्टेक है वो हमारे जो वज़ीर हैं, जो हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, उनका स्टेक है, क्योंकि उन्होंने दोबारा लोगों के पास वोट। तो अगर वो मुतमिन है तो आप लोग क्यों मतलब उसके पीछे पड़े हुए हैं? चौधरी साहब, मुझे 2003 वाला चौधरी सर्वर वापस लौटा दें, 2020 वाला नहीं। मुझे 2003 वाला वो चौधरी सर्वर चाहिए कि जिस वक्त टोनी ब्लेयर वज़ीर-ए-आज़म था, इराक के ख़िलाफ़ जंग इम्पोज की गई, इन चौधरी सर्वर ने अपने टोनी ब्लेयर वज़ीर-ए-आज़म की मुखालफत की फ्लोर पे खड़े हो गए। आज ये चौधरी सरवर 2020 वाले कह रहे हैं कि जी ठीक है, इमरान खान का फैसला है। चौधरी सरवर साहब के दिल की बात क्या है, मुझे ये बताएं। अमीर अब्बास, देखें, वहाँ की डेमोक्रेसी और है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और है। मैं आपको बताऊं कि जो बातें मैं वो टोनी ब्लेयर के बात करता था, तो यहाँ नून के दौर में करूँ इधर तो वहाँ पर तो आपको मालूम है कि मैं एक दिन इतना नाराज़ था कि मैंने टोनी ब्लेयर को कहा कि प्राइम मिनिस्टर, तुम तो कहते थे कि मैं हार्ट ऑफ यूरोप हूँ, मैं यूरोप का दिल हूँ, लेकिन तुम्हारे जो एक्शन है वो तो प्रूव कर रहे हैं कि तुम बुश के दिल में ये इमरान खान को कह सकते हैं लेकिन आई टेल यू, मेरी बात सुनें, देखें, नोबडी इज़ परफेक्ट, लेकिन एक बात देख लें कि पिछले 1.5 साल में सबसे पहला हमें इशू था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट न कर जाए। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं, यहीं से शुरू करते एक ब्रेक लेते हैं। चौधरी सरवर साहब गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी बहुत लड़ाई तो भी इनसे मैंने अभी करनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ। ताकत के ऐवान है जिसमें गवर्नर हाउस है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, इनकी दीवारें बहुत ऊंची होती हैं। इनकी दीवारों से आवाम की चीखें टकरा के लौट जाती हैं, अंदर बैठे हुए लोगों के कानों तक नहीं पहुँचती। इसमें कोई शक नहीं कि आवाम महंगाई से परेशान। प्राइम मिनिस्टर, उनके एक वजीर उठते हैं, वो लोगों को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोश। एक वजीर उठते हैं, वो बूट ला के रख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोश। इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ, वो इक़्तिदार को लंबा करने के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ब्रेक के बाद खुश आमदेद, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी सरवर साहब। बड़े खुश मिजाज शख्सियत है चौधरी सरवर साहब की। और चौधरी साहब, ब्रेक से पहले बात ख़त्म हो रही थी अवामी इशूज़ की। ये जो ताकत के ऐवान हैं जिसमें गवर्नर हाउस है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, चीफ मिनिस्टर हाउस है, इनकी दीवारें बहुत ऊंची होती हैं। इनकी दीवारों से आवाम की चीखें टकरा के लौट जाती हैं, अंदर बैठे हुए लोगों के कानों तक नहीं पहुँचती। आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त लोगों के अंदर गम, वो इमरान खान जिसको लोग भगवान तक लेके चले गए थे आज से 1.5 साल पहले, स्काई रॉकेट रेपुटेशन इमरान खान साहब की, आज नोज डाइव, एहसास हो रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं? मैं अर्ज़ करूं कि हमारा आवाम की जो पल्स है उस पर हाथ है, हमारा उस पर हाथ है। मैं यहाँ पर डेली 200-400 लोगों को मिलता हूँ, लोगों में जाता हूँ, गरीब वाले से बात करता हूँ, रेडी वाले से बात करता हूँ, किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो वेटर से बात करता हूँ, अपने मुलाजमों से बात करता हूँ, गाड़ी के ड्राइवरों से बात करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम महंगाई से परेशान है और प्राइम मिनिस्टर को इसका भरपूर एहसास है। मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, उसमें इमरान खान ने कहा कि इस वक्त हमारा जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो महंगाई के ख़ात्मे पे होनी चाहिए। बिजली का बिल है, गैस का बिल है, शुगर की कीमत है, घी की कीमत है, आटे की कीमत है, ये आवाम
बिल हैं, आवाम परेशान हैं, बच्चों के कपड़े ख़रीदने हैं, बच्चों को रोटी देनी है 2 वक्त की, तनख्वाहें उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी महंगाई बढ़ गई है। तो इससे यकीनी तौर पर आवाम का हमें एहसास भी है, परेशान भी हैं। और हम तो इक़्तिदार में ये कह के आए हैं कि हमारा जो है पाकिस्तान फॉर द मैनी नॉट फॉर द फ्यू। तो लेकिन मैं ये कहना ये चाहता हूँ, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहला ये था कि मुल्क दिवालिया ना हो जाए। उसके लिए सऊदी अरब के पास गए, यूएई के पास गए, कतर के पास गए, चाइना के पास गए। तो एक तो वो ख़तरा जो है वो टल गया। फिर FATF का ख़तरा था कि मुल्क ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, उस पर काम करना था। बहुत से इश्यूज़ आपको करने पड़ते हैं जो उन अदारों को खुश करने के लिए करते हैं। फिर IMF का इशू था, उनको खुश करने के लिए कई चीज़ें जो हैं ना चाहते हुए भी जो हैं अदारों के साथ वो करनी चाहती हैं, वो उससे हुआ। फिर कश्मीर का स्टेटस तब्दील हो गया, उस पर इमरान ख़ान को अपना बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो फोकस करना पड़ा, अक़वाम मुत्तहिदा गए, फिर वहाँ पर CAA हो गया। लेकिन आप ये भी देखें कि कभी सोच नहीं सकते थे कि यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग या ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग जो हैं कभी नरेंद्र मोदी को, इंडिया को कंडेम करने से पहले वो 10 दफ़ा सोचते थे। और मैं आपको ये बात बिल्कुल अपने पर्सनल नॉलेज की बात पे बताता हूँ कि उनकी अपने अपने मुल्कों को जो अदारों को, अपने MNAs को इंस्ट्रक्शन थी हुकूमत की कि आपने इंडिया के बारे में बयान देते हुए बहुत महतात रहना है, क्योंकि हमारे उनके साथ बिज़नेस इंटरेस्ट जो हैं वो बहुत बड़े हैं। तो इन तमाम बिज़नेस इंटरेस्ट के बावजूद यूरोपियन पार्लियामेंट के 6 ग्रुप्स, जो सबसे बड़े ग्रुप हैं, कुछ जिसमें कोई 150 मेंबर है, किसी में 200 मेंबर है, उस अदारे में एक रेजोल्यूशन जो है, जॉइंट मोशन इनकी तरफ से आना, जिसमें ये कहा जाए कि कश्मीर में ज़्यादती हो रही है, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन जो हैं उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो शहरियत बिल है वो नाजी बिल है, और वो जो है अनलॉफुल है, वो जो है यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन जो है ह्यूमन राइट्स के, उनके ख़िलाफ़ है, उसको रिपेल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सहारती लेवल पे ये हमारी हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये तो लक है इंडिया की कि उनका यूरोपियन समिट था, अपना यूरोपियन पार्लियामेंट का और इंडिया का, और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि उस समिट तक इसको मार्च तक ले जाएं। तो आपको मालूम है कि मैं दिसंबर के पहले हफ्ते गया, वहाँ पर मैं 36 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को मिला। हालांकि मैं गया तो GSP प्लस के लिए था, क्योंकि उसकी रिन्यूअल ड्यू थी। पहले भी आप ही की कोशिशों से हुआ था। पहले भी माशाल्लाह आपकी दुआओं से मैंने बड़ी मेहनत की थी। तो लेकिन मैंने साथ साथ कश्मीर का इशू भी उठाया, और मैंने एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड एंड फेल्ट हैप्पी कि वो बात सुनने के लिए तैयार थे। बल्कि न सिर्फ बात सुनने के लिए तैयार थे, वो ख़ुद कह रहे थे नहीं वाकई मोहम्मद इट इज़ डिज़ास्टर व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, इट्स टेरिबल व्हाट्स हैपनिंग देयर। सो अब एक सिंपथी जो है हमारे लिए वहाँ पर आई है, और इंशाल्लाह दुआ करें कि अगले महीना जो है, 2 महीने हमारे लिए बड़े अहम हैं, क्योंकि GSP प्लस जो है उसकी रिन्यूअल भी है, और उसके बाद हमारा ये जो रेजोल्यूशन जो है ये भी वोटिंग के लिए आना है। और तीसरा एक सेटबैक भी है कि जो बरतानिया के मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट थे, जो हमारे साथी थे, जो मेरे दोस्त थे, सपोर्ट करते थे, वो अब निकल गए हैं। तो अब हमें नए दोस्त वहाँ पर बनाने हैं, और मैं बड़ी अल्लाह का शुक्र है कि हमने यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट था यूरोपियन पार्लियामेंट का, उसको मैंने लाहौर के दौरे पे बुलाया, और अब वो वहाँ पर जो तरीके से हमारे पाकिस्तान की और ह्यूमन राइट्स की जंग को वो कर रहा है, वो काबिल तारीफ़ है। राइट। 7वें नंबर पे है दुनिया में गंदम पैदा करने वाला मुल्क। ये किस आसेब का साया इस मुल्क पर है कि कभी गंदम ख़त्म है, कभी गंदम पड़ी है तो गोदामों में कीड़े पड़ गए हैं, गोदामों से निकली है तो पहुंच नहीं पा रही है, दुकान पे पहुंची है तो घरों में फाका है। ये क्या है? देखें जी, इस पर जब भी कोई बहरान होता है तो हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि उसका फाइंड आउट करे कि उसकी रीज़न्स क्या हैं, उसके असबाब क्या हैं, ये क्यों हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर ने मेरा ख्याल है बड़ा ओपनली यहाँ पर कहा है कि मैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके ख़िलाफ़ एक्शन लूँगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बहुत सारी जगहों पे हमें ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, उनके एक वज़ीर उठते हैं, वो लोगों को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोश। एक वज़ीर उठते हैं, वो बूट ला के रख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोश। प्राइम मिनिस्टर
खामोश क्यों हो जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हैं पावर के लिए? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो वो शख्स था जिसको था कि लोग ये टकरा जाएगा। देखें, एक बात तो मैं आपसे कह दूं कि इमरान खान को जितना मैं जानता हूं, वो इक़्तिदार को लंबा करने के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये हमें फ़िक्र रहती है, डर रहता है, क्योंकि उसको हम उनकी आदत को जानते हैं। लेकिन जब आप हुक्मरानी में होते हैं और फिर आपकी कोलिशन गवर्नमेंट होती है, आपके पास 2/3 क्या सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं होती, तो फिर कंट्री को रन करने के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। उनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ मैं नहीं कहूँगा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वसी तक तो वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो शो करना पड़ती है, क्योंकि इक़्तिदार में तो जब तक आपको अवाम का मेजॉरिटी की सपोर्ट हासिल होगी उसी वक्त तक आप इक़्तिदार में रह सकते हैं। मतलब ये तो फिर यरगमाल नहीं, यरगमाल नहीं। देखें, निज़ाम के हाथों मैं असल में अमीर अब्बास प्रॉब्लम हमारा ये हो गया है कि हमारा मीडिया जो है, हम आधे घंटे की तकरीर करते हैं। मैं देखो ना, मैं इंटरव्यू दूंगा आपको आधे घंटे का, लेकिन आप एक सेंटेंस जो निकालेंगे हमारे, वो उसको हम ले लेंगे। निकाल दिया तो आप एक सेंटेंस निकालेंगे, उसको बस आप करेंगे प्रमोट और प्रोमो में चलाएंगे, और हारी हमारे इंटरव्यू का जो बड़ा होगा, बड़ा बैलेंस इंटरव्यू, उसको आप एक तरफ जो है वो कर देंगे। तो ये इश्यूज़ जो हैं, जो कोलिशन के इश्यूज़ हैं, इवन बरतानिया जैसे मुल्क में जब लिबरल डेमोक्रेट्स और कंजर्वेटिव की आपस में इत्तेहादी थे, तो रोज़ उनका ड्रामा होता था, रोज़ लड़ाई होती थी। आज ये हो जाएगा, आज कोलिशन टूट जाएगी, कल टूट जाएगी। वो कुछ डिमांड करते थे, वो कुछ देते थे। वो कोलिशन के अगर इत्तेहादी हैं तो जाहिर है कि आप उसको आप ये कहें कि कंप्रोमाइज़ तो नहीं कह सकते। ये जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी है हमारी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अगर ये किसी भी वज़ीर आज़म के हाथ पाँव जकड़ लेती है और वज़ीर आज़म इत्तेहादियों की वजह से मजबूर है, अपोजिशन की वजह से मजबूर है, तो क्या हर्ज है कि हम किसी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को एक्सपेरिमेंट करें, जिसमें प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए और उसको ये छोटे छोटे झंझटों के अंदर उसको यरगमाल ना बनाया जा सके और वो डायरेक्ट आवाम से वोट लेके आए, उसकी इम्पीचमेंट हो, जैसे आज ट्रंप की इम्पीचमेंट हो रही है अगर वो कुछ गलत कर रहा है, लेकिन वो कम अज़ कम मजबूर और मफलूज तो ना हो जाए। देखें, ये वही चीज़ें हैं कि आपको पता है कि एक पार्लियामानी सिस्टम है, 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको छेड़ने से कई ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये ऐसी चीज़ें हैं कि कोई भी जो अगर तब्दीली लानी है मुल्क में, तो अगर पार्टीज़ में कंसेंसस हो जाए तो फिर तो कल ला सकते हैं, लेकिन अकेली जो है तहरीक इंसाफ अगर चाहे भी तो नहीं कर सकती, इसलिए कि दूसरी पार्टी जो है, नहीं ये हमने तो नहीं करना, हम तो कहेंगे तो वो कहेंगे जी शायद इनसे पता नहीं क्या, और इसमें से कोई निकाल लेंगे बात के भाई हम। लेकिन आपकी पार्टी में अपने अंदर कोई डिबेट ऐसी नहीं, कम अज़ कम मेरे सामने तो कभी डिबेट। कभी आपके प्राइम मिनिस्टर साहब से बात नहीं हुई इस बारे में? उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि ये क्या अजीब, नहीं हमारी ये हर तरफ से जो है वो हम फंस गए, कॉफ लीग नाराज, ये पता नहीं आप कौन कहता है फंस गए यार, ये आम ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। लोग आपके साथ, मुझे ये बताएं कि जितने लोग भी हमारे इत्तेहादी हैं, किसी एक ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, किसी एक पार्टी ने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराना चाहते हैं? नहीं, तो उनके अपने इश्यूज़ हैं, उनके अपनी डिमांड्स हैं, वो गवर्नमेंट सुनेगी, हमदर्दी के साथ सुनेगी। हमने इकट्ठे हुकूमत चलनी है, और मैं बताऊँ आपको कई दफ़ा जो कोलिशन गवर्नमेंट्स है उनके सारे को लोगों को लेकर साथ चलना है, ये बेनिफिशरी भी होती है। राइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चौधरी सरवर साहब से ब्रेक के बाद बात करेंगे इस 700 कनाल पर फैले हुए गवर्नर हाउस के बाद। डिप्टी कमिश्नर कोई होता है लंदन में, कोई कमिश्नर, ये क्या नॉनसेंस है। इमरान खान ने कहा था इन सब का खात्मा करके ये मुहर्रर, ये थानेदार, ये क्या मतलब, व्हाट नॉनसेंस इज ऑल दिस। ये आप कर रहे हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की, लॉन्ग टर्म, यकीनी तौर पे ये बात आपकी दुरुस्त है। वहाँ पर जो सिस्टम है वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कोई नहीं। आप और मैं अभी चलेंगे, हम बागे जना में जाते हैं, सामने आपके बागे जना है, वहाँ पे तो नहीं है कि हफ्ते में एक दिन खुलेंगे। भीख क्यों मांगे लोग आपसे आके कि चौधरी साहब हमें हफ्ते में 2 दिन के लिए, स्टेट की प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नहीं, हमें अगर लोग आएंगे यहाँ पर, अगर डिमांड होगी तो हम डेली भी खोल देंगे। डिमांड क्या उसकी, ये तो डिमांड तो नहीं, यहाँ पर डिमांड की तो डिमांड के सप्लाई और डिमांड की बात तो होती है। प्राइम मिनिस्टर उनके एक वजीर उठते हैं, वो लोगों को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोश। एक वजीर उठते हैं, वो बूट ला के रख देते हैं, प्राइम मिनिस्टर खामोश। इमरान खान को जितना मैं जानता हूँ, वो इक़्तिदार को लंबा करने के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। सरवर साहब, इमरान खान साहब ने कहा था इनकी दीवारें गिरा देंगे, इनको अवामी इस्तेमाल में लाएंगे। सितंबर 2018 में बाकायदा तौर पर एक प्लान स्टेट ने अनाउंस किया कि इस गवर्नर हाउस कह लें या ऑफिस कह लें, इसका क्या इस्तेमाल होगा। अगर मैं उसको मानूं तो आपको तो आज यहाँ बैठने का हक भी नहीं है। अगर मैं ना यहाँ बैठा होता तो आप यहाँ मेरा इंटरव्यू ना कर रहे। नहीं, मैं तो आपका इंटरव्यू वहाँ कर लेता, लेकिन फिर मेरे लिए इसके दरवाजे और आसानी से खुल जाते। मुझे आपके गेट के ऊपर चेक पोस्ट से ना गुजरना पड़ता। दरवाजे तो आपको पता है कि गवर्नर हाउस के खुले हैं। देखें, एक जो बात कही जाती है उसका एक मकसद होता है। मकसद ये था कि हम इन जो स्टेट की जगह हैं इनको हम पब्लिक के लिए खोलेंगे। आपको मालूम है कि एक साल में 4 लाख लोगों ने गवर्नर हाउस को विजिट किया। तो 4 लाख लोगों ने। हफ्ते में एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा कर रहे हैं आप, 2 दफ़ा करेंगे। लेकिन वादा तो ये था कि इस आपका ऑफिस होगा चंबा हाउस में। और ये आपने किसने कहा कि चंबा हाउस? ये शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सितंबर 2018 में। नहीं, कोई ऐसी बात। शफकत महमूद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, मैं अच्छा, उसके साथ इस बिल्डिंग के अंदर एक म्यूजियम बनना था, इस बिल्डिंग में आर्ट गैलरी बननी थी, और इसके जो म्यूजियम और आर्ट गैलरी मौजूद हैं। मुझे बताएं कि कितने लोग जाते हैं म्यूजियम में? आपने देखा है? ना जाएं। पाकिस्तान का जो लाहौर का म्यूजियम है, ये आपके साथ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड है। वहाँ जाएं तो कोई बंदा नहीं होता वहाँ। तो इसका मतलब ये कि उसको फिर कोई गवर्नर अपने वो कब्जे में ले ले? नहीं, देखो वो चल जो रहा है म्यूजियम। अगर आपको शौक है तो जहाँ जाएं, देखें, दिन में 2 दफ़ा। लेकिन आप कहते हैं कि आपके दिल में गरीब का दर्द है। 700 कनाल क्यों एक आदमी के लिए क्यों जरूरी है? नहीं, मैं अर्ज़ करूं, ये जो 700 कनाल वाली बात है ये दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये कि बाकी जगह सारी हम पब्लिक के लिए खोल रहे हैं। बिज़नेस प्लान बन गया है, डेली यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो हैं हो रही हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डेली एक्टिविटी से फंड्स जनरेट। असल में इशू ये है कि आप बात करते हैं दूसरी जगह की। अगर आप यहाँ की बात करें तो मेरे ऑफिस में अगर मैं कहूँ ना कि एक और स्टाफ मुझे चाहिए अपना निज़ाम चलाने के लिए, तो मेरे पास जगह नहीं है। इतनी मतलब इस जगह पर भी ऑफिस अकोमोडेशन इतनी कम है। यहाँ पर एक सेक्रेटेरिएट है, 60 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका मैं चांसलर हूँ, जिनको मैंने चलाना है। तो सर वो चंबा हाउस में आपको ऑफिस दे रहे थे ना? ऑफिस वहाँ पे मुमकिन ही नहीं था, इतनी जगह ही नहीं। तो सर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में प्राइम मिनिस्टर ब्रिटानिया का कैसे रहता है? आप अगर आप जाके देखें ना 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जितना है, तो आप हैरान होंगे कि वहाँ पर जितनी अकोमोडेशन है। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो तो उसके नीचे और बहुत सारे ऑफिस हैं उस बिल्डिंग के होते हैं। मैं ये अर्ज करूं, लेकिन उसके अपने पास बात ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा था उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम इसका बिज़नेस प्लान बना रहे हैं, हम उसको आवाम के लिए यहाँ खोल रहे हैं। हमने इसके ग्राउंड जो हैं उनको आवाम के लिए खोल दिया है। सर एक्टिविटीज़ यहाँ बागे जना में आप और मैं अभी चलेंगे, हम बागे जना में जाते हैं, सामने आपके बागे जना है। वहाँ पे तो नहीं है कि हफ्ते में 1 दिन खुलेगी। भीख क्यों मांगे लोग आपसे आके कि चौधरी साहब हमें हफ्ते में 2 दिन के लिए? ये स्टेट की प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नहीं, हमें अगर लोग आएंगे यहाँ पर, अगर डिमांड होगी तो हम डेली भी खोल देंगे। डिमांड क्या उसकी? ये तो डिमांड तो नहीं, यहाँ पर डिमांड की तो डिमांड की सप्लाई और डिमांड की बात तो होती है। तो फिर डिमांड तो पहले हम देखें ना, हमने 1 दिन खोला, अब हम 2 दिन खोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद जब हमने देखा कि पब्लिक को फैसिलिटीज़ हमने दे दी हैं, वहाँ पर जो चीज़ देखें, पब्लिक जाती है पार्क्स में। सुने भाई बात, जो भी दुनिया में पार्क्स है ना, यहाँ पर दुनिया जाती है। वहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ कैफेटेरियाज हैं, वहाँ तफरीह कोई उनके बच्चों के लिए खेल कूद का है। वरना कौन आता है? कितने लोग पहले कितने आते थे, अब कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा ना सब कुछ। भाई जब बनाएंगे तो फिर भाई यही मैं कह रहा हूँ ना, हम बना रहे हैं, जब इसको प्रॉपर बना लेंगे तो फिर ज़्यादा दिनों के लिए भी खोल देंगे। इस पर इमरान खान साहब ने यू टर्न ले लिया। कोई इसमें यू टर्न वाली बात ही नहीं है। तो सर ये दीवार फिर दीवार तो गिराने के लिए कोर्ट ने रोका हुआ है। दीवार तो हमने तो रोकी हुई, तो कोर्ट ने रोका हुआ। क्या उसको कर रहा है गवर्नर ऑफिस जो है उसको परस्यू कर रहे हैं उसको? स्टे उससे खारिज हो जाएगा? हो जाएगा इंशाल्लाह, पक्की बात है। हाँ, 2023 तक हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं तो मैं आप इंटरव्यू हम बाहर जाकर लेते हैं। आप खुश नहीं यहाँ? नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि इसको सबके लिए ये खुश खुले ना, सब लोग आए यहाँ पे। हम तो चाहते हैं कि हम अगला इंटरव्यू आपका चंबा हाउस में करें ना। चलो अच्छा, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो यूनिवर्सिटी बननी थी, इसका मतलब है फिर उसकी भी ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि उसकी भी डिमांड तो नहीं है। लोगों ने तो नहीं डिमांड की थी, वादा तो इमरान खान साहब का था। देखें एक बात, आप तो लोग बातें की ना, अब हमारा क्या कसूर है? अप्रिशिएट करने की बजाय, हमारा क्या कसूर है? लेकिन मेरी बात सुने ना,
प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रह रहा। प्राइम मिनिस्टर अपने घर बनी गाला में रह रहा है और प्राइम मिनिस्टर वहाँ अपने घर का खर्चा खुद उठाता है। गवर्नर पंजाब गवर्नर हाउस में नहीं रह रहा, गवर्नर हाउस की बजाय वो अपने घर में रह रहा है, वहाँ पर अपना खर्चा खुद कर रहा है। तो हम तो स्टेट पे जो बर्डन है उसको कम करना है, वो हम कम कर रहे हैं। नहीं वो ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे काम यहाँ पे स्टेट एक्सचेकर से नहीं करवाए। मैं आपको बताता हूं, जैसे इन्वर्टर एसी मैं आपको बताऊं, आपने खुद से करवाया, सेल्फ फाइनेंस। ये इन्वर्टर एसी है, सेल्फ फाइनेंस है। ये एलईडी लाइटिंग है, सेल्फ फाइनेंस है। मुझे बिल्कुल पता ये अपना जो अपनी और चीज़ें जितनी यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हमारा जितना बजट है ना रिफ्रेशमेंट का, जितनी हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, हम उनको चाय नहीं अफोर्ड कर सकते। जो बड़ा फंक्शन होता है वो सेल्फ फाइनेंस होता है। स्टेट इवन जो डिनर होता है वहाँ पर वो भी सेल्फ फाइनेंस होता है। तो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आगे बढ़ते, लेकिन कहीं आपने किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर कहीं आपने किसी प्राइम मिनिस्टर या जर्मन चांसलर किसी का इतना बड़ा उसके कस्टडी में देखा है, इतना बड़ा एरिया कि जहाँ पे उसका घर हो? एक बात मैं अर्ज़ करूँ, अगर तो आप लॉन्स को और जो दूसरे हैं जगह ख़त्म कर दें, लेक है जैसे इसमें ये ख़त्म कर दें, तो फिर तो इस यहाँ पर इतनी बड़ी अकोमोडेशन नहीं है। देखें यहाँ पर 7-8 कमरे हैं और उसमें लोग जो है आते हैं, प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लाते हैं, और स्टेट गेट्स आते हैं, गवर्नर्स आते हैं, तो वो रह लेते हैं। और एक उसके बाद यहाँ पर एक बैंक्वेटिंग जो है हॉल है, और वो हॉल जो है वहाँ पर हम जितने भी हल्फ होते हैं, चीफ जस्टिस का है, दूसरा है, फिर आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये जगह जो है इस पर लोग कितने आते हैं। यहाँ पर नेवी के लोग आते हैं, यहाँ पे आर्मी के लोग आते हैं, यहाँ पे एयरफोर्स के लोग आते हैं, यहाँ पर और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे यहाँ पर आते हैं, यहाँ यतीम बच्चे आते हैं, यहाँ पर थैलासीमिया के डेफ डम बच्चे आते हैं। यहाँ पर तो जितनी एक्टिविटी हो रही है, मेरा ख्याल है किसी और जगह पे इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही होगी जितनी गवर्नर हाउस पंजाब में हो रही। अच्छा सर, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टांस था और बड़ा प्रिंसिपल स्टांस था कि नवाज शरीफ साहब चूँकि डिस्क्वालीफाई हो गए सुप्रीम कोर्ट से, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए, अब नवाज शरीफ साहब के पास मॉरल राइट नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। ये स्टांस ठीक था प्राइम मिनिस्टर साहब को? मुझे अगला सवाल करें जो करना चाहते हैं, आप करने जा रहे हैं। तो ये स्टांस वैसे ठीक नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपने सवाल अगला करना है वो कर लें। मुझे पता है आप क्या आगे कहना चाहते हैं। इस पे स्टांस में से बता देंगे ठीक था या गलत था। मैं फिर वही बात, मैंने कहा मैं सवाल ही कर लेना आप सीधा। मेरा सवाल ही है सर कि ये क्या स्टांस ठीक था प्राइम मिनिस्टर का? अमीर अब्बास, देखिए मेरी बात सुने, यही एक मसला है कि जब हर चीज़ को आप इधर उधर इधर, थोड़ा सा हमें ब्रीदिंग स्पेस दें, हमें काम करने दें। तो मैं कुछ और पूछने लगा था, अगर 5 साल हमें पूरे करने दें, अगर हम पूरे नहीं करेंगे, अल्लाह करे, हम तो कहते हैं अगले 5 साल भी आप करें, डिलीवर नहीं करेंगे तो अवाम जिसको चाहेंगे वोट दे देंगे। फलां स्टांस था, ये स्टांस था, यू टर्न था, ये था, वो था, हर वक्त आप इसी कामों में पड़े रहते हैं। जहांगीर तरीन साहब लाइफ टाइम, देखिए मुझे पता था ये सवाल करने आपने। जहांगीर तरीन साहब लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई, इसका मतलब मुझे इल्म था कि आपने क्या सवाल करना है। ये लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई है जहांगीर तरीन साहब। क्यों वो पोस्टर बॉय बने हुए हैं? इमरान खान साहब उनको साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या 22 करोड़ लोगों में कोई और शख्स नहीं है कि जिसको पोस्टर बॉय बनाया जा सके? जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन तो है, ये तो आप भी तस्लीम करेंगे, और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की है पार्टी को इक़्तिदार में लाने के लिए, और उसके बाद उनका इंडस्ट्री का और एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है, बहुत डायनामिक एक्सपीरियंस। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको कोई किसी किस्म की जो है ना सरकारी रहायशगाह किसी ने दी है, ना सरकारी गाड़ियाँ किसी ने उसको दी हैं, ना उनकी कोई वो तनख्वाह लेते हैं। तो अगर उनकी जो एक्सपर्टीज़ है प्राइम मिनिस्टर साहब किस फील्ड में, उनसे हेल्प ले सकते हैं जो हमारी मुल्क और कौम के लिए बेहतर है, तो मेरे ख्याल में इस पर आप लोगों को इतना एतराज़ नहीं होना चाहिए। चलें, आखिरी सवाल आपसे कि अगर फ़र्ज़ करें 2020 में इलेक्शन हो जाता है, आपको अंदाज़ा है कि तहरीक इंसाफ कितनी सीटें निकालेगी? पहली बात तो यह है कि 2020 में इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये पूरी दुनिया में, मैं आपको एक बता दूँ कि जब हुकूमत या लोग सख्त फ़ैसले करते हैं तो पहले 2 साल हमेशा पे लोग नाराज़ होते हैं, सही नाराज़ होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं,
और तीसरे साल फिर शुरू होता है कि लोगों को रिलीफ मिल रहा है या नहीं। अगर वहाँ पर पेन से कंटिन्यू रहता है देखो ना, दो चीज़ें हैं। एक तो आप पेनफुल डिसीजन लास्ट पे ले जाएं, उसमें आपको इलेक्ट्रोल डैमेज होता है। अगर आप पेनफुल डिसीजन इक़्तिदार में आने से राइट वे कर लें तो उसमें 2 साल और आपके वो डिसीजन ठीक हुए, लोगों को रिलीफ देना शुरू कर, फिर लोगों को खुद ब खुद रिलीफ होना। तो ये डिपेंड करना है हमारी, जो आज ना देखें हमारी कि व्हाट इज़ दी पोजीशन विद दी मासेस। ज़ाहिर है कि लोग परेशान हैं, महंगाई है, लोग की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन जो फैसले हमने पिछले साल किए हैं उनके रिजल्ट इस साल आएंगे, जो इस साल करते हैं उनके रिजल्ट बाद में। और 2023 में सारे नतीजे इकट्ठे होके जब सामने आएंगे तो फिर अगर 2023 में आएंगे तो इंशाल्लाह जो हमने काम किए हैं इनके डिविडेंड जो हैं ज़ाहिर होना शुरू। देखें सबसे बड़ा चैलेंज क्या था हमारे पास, जो मुल्क से डॉलर बाहर जा रहे हैं और उनके अंदर आ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। इतना बड़ा कंट्रोल किया है, कभी किसी मीडिया ने एक दिन नहीं कहा। दिस इज ए मिरेकल। $19 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था, $19 बिलियन का। वो पिछले 6 महीनों में 75% हमने कम कर दिया है। और इसकी जो पेन है इसको कम करने की वो अवाम ने उठाई है, अवाम उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। सो वक्ती तौर पे ज़ाहिर है कि इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर द मासेस, लेकिन जब हमारा बैलेंस वहाँ पे करंट अकाउंट हो जाएगा, फॉरेन लोन पे हमारा इंसार कम हो जाएगा, तो मईशत तरक्की करेगी, तो फिर वो मईशत उस नताइज उसके आने। थैंक यू सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।